ऑनलाईन वाली स्क्रीन विजिबल झाली. ऐकू यायला लागलं का बघा. बर. फर्स्ट मीट देखी. ओके, ठीक है. तो हम क्या सीखने वाले हैं, सिलेबस क्या है, फीस, स्केड्यूल, सब कुछ आपको पता है, राइट. तो अब आगे चलते हैं. वी वेर टॉकिंग अबाउट बेसिक्स ऑफ सी, जो हमें सी प्लस प्लस के लिए ज़रूरी है. उसमें कल हम ऑपरेटर्स देख रहे थे. मैंने आपसे कहा था एक लिंक आ रही है, आएगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, पोस्ट की है मैंने. उसमें पहले जितने भी फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है देखना शुरू कर दो, टाइम पास के लिए देख लो. ओके. वैसे 1.5 घंटा मेरी आवाज़ सुनना बहुत ही टफ टास्क है, बट वो आपको करना पड़ेगा. यू हैव नो ऑप्शन. ठीक है. बरं, काल आपण काय काय बघितलं. कीवर्ड्स, देन डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स. ठीक है. आप सब इसके साथ फेमिलियर हो. कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, राइट. कल भी हमने देखा था. फिर मैंने आपसे कहा था ऑपरेटर्स के बारे में सोचो. 7 ऑपरेटर्स हमने देखे. असाइनमेंट ऑपरेटर, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और तीसरा कौन सा था इसके बाद, कंपैरिजन ऑपरेटर्स. लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड एग्जैक्टली इक्वल टू. ठीक है, वी आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स. कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट. ओके. लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स. बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर एंड बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट. ओके, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट. देन आफ्टर बिटवाइज ऑपरेटर्स हमने देखे थे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स. ओके. और फिर कंडीशनल ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, कंडीशनल ऑपरेटर. ठीक है. ये 7 ऑपरेटर्स हमने देखे थे. ओके. अब इसमें लॉजिकल ऑपरेटर जो है, इसमें मैंने आपको एक चीज़ पढ़ने के लिए कहा था, वहाँ पे पढ़ लेना कि शॉर्ट सर्किट होता क्या है. अब ये शॉर्ट सर्किटिंग ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस इंप्लीमेंट करती है. ज़रूरी होता है प्रोग्राम टर्मिनेशन अवॉइड करने के लिए शॉर्ट सर्किटिंग समझना बहुत ज़रूरी है. ओके. प्रोग्राम टर्मिनेशन अवॉइड करने के लिए कैसे अवॉइड होता है वो तो आगे जब आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा शॉर्ट सर्किटिंग कैसे ज़रूरी है. बट यू मस्ट नो दिस कॉन्सेप्ट. लॉजिकल एंड और लॉजिकल और, ये 2 ही ऑपरेटर्स शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स हैं. लॉजिकल नॉट शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर नहीं है. ठीक है. किस लिए यूज़ किए जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, किस लिए यूज़ होते हैं. ऑनलाइन वाले, आपको अगर कोई मैसेज करना है तो आप मुझे पर्सनल चैट पे मैसेज कर सकते हो. मैंने एक मैसेज किया हुआ है, देखो, हेलो करके.
ठीक है, तो किस लिए यूज करते हैं शॉर्ट्स, लॉजिकल ऑपरेटर किस लिए यूज करते हैं? एनीबडी? कंडीशन चेक करने के लिए, ओके, बट नॉट ओनली वन कंडीशन, मल्टीपल कंडीशंस, 2 और मोर कंडीशंस साइमल्टेनियसली अगर चेक करनी है, ठीक है, तो हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे कि चलो मल्टीपल ऑफ 6 वाली कंडीशन चेक करनी है हमें, मान लो मल्टीपल ऑफ 6 विदाउट यूजिंग 6, तो विदाउट यूजिंग 6 क्या कंडीशन रहती है कि गिवन नंबर मल्टीपल ऑफ 6 है या नहीं। ये विदाउट यूजिंग 6 कैसे चेक करोगे? हाँ, मल्टीपल ऑफ 2 एंड मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। मल्टीपल का मतलब है डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर शुड बी 0। तो अगर आपका नंबर है नम, तो मल्टीपल ऑफ 3 तब कहा जाएगा जब नम मॉड 3 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है। मल्टीपल ऑफ 2 तब कहा जाएगा जब नम मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है। और ये दोनों कंडीशंस आपको साइमल्टेनियसली चेक करनी है करके बीच में कौन चाहिए? लॉजिकल एंड ऑपरेटर होना चाहिए। दोनों एक साथ ट्रू होगी तो ही रिजल्ट ट्रू होना चाहिए, तो लॉजिकल एंड। अगर दोनों में से कोई एक ट्रू होने की रिक्वायरमेंट है, कोई भी एक ट्रू होगी चलेगा, दोनों हो ये जरूरी नहीं है, तब क्या यूज करते हैं? और यूज करते कि भाई ये भी चलेगा नहीं तो ये भी चलेगा, दोनों हो ये जरूरी नहीं है। और अगर दोनों हो ये जरूरी है तो फिर बीच में कौन चाहिए? लॉजिकल एंड होना चाहिए। अब शॉर्ट सर्किटिंग क्या कहता है? शॉर्ट सर्किटिंग के लिए आपको बस इसका ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए। लॉजिकल एंड क्या कहता है? अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो फाइनल रिजल्ट क्या रहता है? फॉल्स। मान लो अगर ये वाली कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आया तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स। तो ये चेक करने की जरूरत है? नहीं है। शॉर्ट सर्किट यही करता है। अगर पहली कंडीशन फॉल्स हुई दूसरी चेक ही नहीं होती, यही से फाइनल रिजल्ट वापस जाता है 0 करके। 0 इज फॉल्स वैल्यू। तो इससे एग्जीक्यूशन टाइम सेव हो जाता है। और प्रोग्राम टर्मिनेशन कैसे अवॉइड होगा उस बात समझने के लिए थोड़ा टाइम है अभी आपको, बट अभी बस ये समझो, अगर पहली वाली फॉल्स हुई दूसरी चेक नहीं होगी। अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू हुई, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, ओके, तो सेकंड कंडीशन पे फाइनल रिजल्ट तिकड जा रे बाबा, पुढे जावं, पुढे जा, पुढे ढकल ढकल पुढे ढकलती। अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू हुई तो सेकंड वाली कंडीशन पे फाइनल रिजल्ट डिपेंड करता है। अगर ये भी ट्रू हुआ फिर फाइनल ट्रू है, और ये फॉल्स हुआ तो फाइनल फॉल्स है। समझ रहे हो? ठीक है। तो अगर ये ट्रू हुआ तो सेकंड चेक होगी, और अगर ये फॉल्स हुआ तो सेकंड वाली कंडीशन चेक ही नहीं की जाएगी। ओके, दैट इज शॉर्ट सर्किट लॉजिकल एंड। और क्या कहता है? एक भी ट्रू रहा फाइनल रिजल्ट इज ट्रू। तो और वाली केस में अगर पहली कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा? ट्रू रहेगा, मतलब दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। और अगर पहली कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर दूसरी कंडीशन चेक करके फाइनल रिजल्ट डिसाइड किया जाएगा। इससे एग्जीक्यूशन टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि आप एक कंडीशन जो है उसे स्किप करने जा रहे हो। तो इस एक कंडीशन की वजह से एक्चुअली 2 ऑपरेशन स्किप होते हैं। एक तो ये कंडीशन स्किप होगी, दूसरा बीच में जो लॉजिकल ऑपरेशन चल रहा है वो भी स्किप होगा। ओके, सो इट रिड्यूसेस एग्जीक्यूशन टाइम, राइट। तो शॉर्ट सर्किट जो है कुछ इस तरह से काम करता है, समझ रहे हो? ठीक है, ओके। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। बट चलो, शॉर्ट सर्किट अगर पता है भी नहीं तो भी ये काम कैसे करते हैं ये हमें पता होना चाहिए, और हम इन्हें किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, डन। बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है इनकी हमें ज़रूरत नहीं है थ्रू आउट C++। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट जो है, ओके, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ये सी इन सी आउट के टाइम पे हम यूज करेंगे। बाळांनो बोल ना करा, नोटबुक आणली का तुम्ही? हां, मग आता पुढे लक्ष राहू, पुढे येऊन बसा, जरा इथं पुढे येऊन बसा, चला। ओके, डन। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है जस्ट स्किप देम, कोई ज़रूरत नहीं है।
प्लस प्लस माइनस माइनस एंड कंडीशनल ऑपरेटर ये ज़रूरी है, लेस देन ग्रेटर देन कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमें चाहिए। ठीक है, अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या कहते हैं वो भी ज़रा समझते हैं। एक छोटा सा एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सी लेट्स से वी हैव इंट मेन। प्रोग्राम लिखना कैसे है ये ऑपरेटर्स के बाद हम सोचेंगे, बट पहले ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स काम क्या करते हैं ये समझो। वी यूज देम फॉर कंपैरिजन ऑफ टू ऑपरेंड्स। ओके, लाइक 10 is less than 5, 15 is less than 20, 5 exactly equal to 5, 5 not equal to 5 फॉर एग्जाम्पल। अब मान लो ये सारे एक्सप्रेशंस जो है इनके रिजल्ट्स अगर मैं किसी x में स्टोर कर देता हूँ और फिर मैं x को प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, हम कैसे प्रिंट करेंगे x को इन C++? व्हाट डू वी यूज? सी आउट यूज करते हैं। ओके, तो आई होप आपको सी आउट अभी थोड़ा बहुत पता होगा, हाउ टू प्रिंट x। हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे सी आउट होता क्या है, किस तरह से क्रिएट होता है, और फिर खुद के सीन सी आउट क्रिएट कर सकते कि नहीं कर सकते, अगर करना रहा तो कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। तो अभी बस x को प्रिंट कर लेते हैं। लेट्स से सी आउट x। यहाँ पर भी मैंने कहा x इक्वल टू 15 लेस देन 20 एंड सी आउट x इक्वल टू दिस एंड सी आउट x इक्वल टू दिस एंड सी आउट x। ओके, ठीक है, तो x की वैल्यू प्रिंट क्या होगी ये बस हमें समझना है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है दे वर्क वेरी सिंपल। इफ comparison is true, they return 1, and if comparison is false, मतलब गलत हुआ कंपैरिजन, they return 0. In C and CPP 1 means true value, 0 means false value. Basically any non-zero value is true value. बट जब मशीन आपको रिजल्ट देता है ट्रू तो वो 1 ही देगा। अगर आप कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू मशीन को दे रहे हो तो मशीन उसे ट्रू वैल्यू करके ही ट्रीट करेगा, बट जब मशीन आपको ट्रू वैल्यू देगा तो वो हमेशा 1 ही देता है। दो चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं? आप मशीन को एक वैल्यू दे रहे हो और मशीन आपको एक रिजल्ट दे रहा है, तो अगर वो रिजल्ट ट्रू है तो मशीन क्या देगा? 1 देगा, वो नॉन ज़ीरो नहीं देता। अगर मशीन नॉन जीरो देने लगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या हुई प्रॉब्लम? अगर मशीन नॉन जीरो देने लगा, कंपैरिजन ट्रू है और मशीन ने नॉन जीरो वैल्यू दी। अब नॉन जीरो कुछ भी हो सकता है, 10,000, 20,000, 50,000, -50,000, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होगी, एक प्रॉब्लम होती है, मशीन आपको एक्चुअली ट्रू रिजल्ट दे रहा है या फिर गार्बेज वैल्यू दे रहा है, ये कंफ्यूजन हो सकता है। अब ऑपरेशन इनवैलिड रहा, मशीन ने गार्बेज वैल्यू दे दी और वो नॉन जीरो है, तो उसे एग्जीक्यूटर ट्रीट कैसे करेगा? ट्रू वैल्यू करके ट्रीट करेगा। ओके, तो मशीन जब भी आपको ट्रू रिजल्ट देगा वो हमेशा 1 देता है। हमें भी एज ए प्रोग्रामर समझने में आसानी होती है कि भाई 1 आया मतलब चलो ठीक है, 99.99% ये कंफर्म हुआ कि करेक्ट एग्जीक्यूशन हो रहा। अब 1 ही गार्बेज वैल्यू ही 1 रही तो क्या करेंगे? बट ऐसा मोस्टली होता नहीं है। एज ए प्रोग्रामर हमें पता होता है कि भाई यहाँ ऑपरेशन कैसे एग्जीक्यूट होगा। बस आप ये समझो कि जब मशीन ट्रू देगा वो 1 देगा, जब फॉल्स देगा 0 देगा। तो अब ये वाले जो एक्सप्रेशंस है, इन एक्सप्रेशन के रिजल्ट्स देखते हैं क्या मिलेंगे। x इक्वल टू, पहले ये एग्जीक्यूट होगा 10 लेस देन 5, कंपैरिजन ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? इज 10 लेस देन 5? नो, कंपैरिजन फॉल्स हुआ, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। और ये 0 जाकर x में स्टोर होगा, सी आउट x क्या प्रिंट करेगा? 0 प्रिंट करेगा। यस, सी आउट x विल प्रिंट 0। डन। आगे 15 लेस देन 20 क्या हुआ? ट्रू हुआ, तो इसका रिजल्ट आएगा 1, एंड सी आउट x क्या प्रिंट करेगा? 1। 5 एग्जैक्टली इक्वल टू 5, डबल इक्वल टू इक्वालिटी के लिए
यूज किया जाता है कि दोनों ऑपरेंड्स इक्वल है या फिर नहीं है, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू दोनों इक्वल दिख रही है तो ये भी क्या देगा 1, सी आउट एक्स प्रिंट करेगा 1। 5 नॉट इक्वल टू 5, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हुआ, 5 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 5 तो ये क्या देगा आपको 0, यहाँ सी आउट एक्स प्रिंट होगा 0। दैट इज हाउ कंपैरिजन ऑपरेटर्स वर्क, बहुत सिंपल है, दे रिटर्न 0 और 1 डिपेंडिंग ऑन द कंपैरिजन। अगर कंपैरिजन सही रहा 1, गलत रहा 0, हो गया, डन, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने देखे। उसके बाद आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ओके। इंक्रीमेंट मतलब है प्लस प्लस, डिक्रीमेंट मतलब है माइनस माइनस। इनके कुछ बेसिक रूल्स है, हमें पता होने चाहिए, ओके। पहला बेसिक रूल, दे आर यूनरी ऑपरेटर्स। व्हाट डू यू मीन बाय यूनरी ऑपरेटर्स? ऑनलाइन वाले जरा मैसेज करू शकता का? हाँ, परत एकदा, हाँ, वर्क्स विथ सिंगल ऑपरेंट, ओके, उसे कहते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। बाळूंनो सी वाली लेक्चर बघून घ्यायची बरं का रे, हा, असं जर भ्रमात राहिला की नाही नाही जमतंय, नाही नाही जमतंय, नाही खरोखर जमत नाही बरं का। इफ यू आर टॉपर इन युअर कॉलेज, you have 199 out of 200 in CET, you have 99 percentile if you are topper in Maharashtra, if you are topper in state country, that absolutely does not matter. हिता आल्यावर इंजिनिअरिंगला सगळ्यांची लायकी तेवढीच असते, समज रहे हो नाही? ॲट द एंड युअर प्रोग्रॅमिंग स्किल्स मॅटर। तर जर त्या भ्रमात असाल अजून फर्स्ट इयरमध्ये की आय वॉज टॉपर, आई कैन डू एनीथिंग, नहीं होता। एनीथिंग भी सीक्वेंस में ही करना पड़ता है, तो यू मस्ट गो विथ सी एंड देन यू विल बी रेडी फॉर CPP। तो अभी बस फर्स्ट चॅप्टर आपको खुद से करना है। मी घाबरवत नाही आहे तुम्हाला, पण मला तुम्हाला खोटं पण सांगायचं नाही आहे, नाही नाही घ्या तुम्ही ॲडमिशन, बघतो मी, आणि क्लास ऑब्जेक्ट सुरू झाले की 4 दिवसात सोडून जातो तुम्ही, तर आपल्याला तसं काय करायचं नाही। नाही एखादं ॲडमिशन झालं तरी चालतंय मला, पण इथं बसून असं नको वाटायला की सर अहो ते सीच केलं असतं तर बरं झालं असतं। पण अजून वेळ आपल्याकडे 12-15 दिवसाचा, आणि तुम्हाला मी काल ऑप्शन दिलेला आहे, बाय पेइंग सम लिटिल अमाउंट आपको सी के पहले 5 चैप्टर्स अवेलेबल हो जाएंगे, देख लो, मैक्स 1 हफ्ता एंड यू विल बी फाइन विथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सी। इथं सगळं सांगणं पॉसिबल नाही। इन्क्रीमेंट डिक्रीमेंटची फक्त 2 लेक्चर आहेत, अख्खी 2-2 तासाची, अपन 20 मिनटात रिवाइज करना है, तो 4 घंटे का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट 20 मिनट्स में होना पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो? बहुत कुछ होता है उसमें। पैरामीटर पासिंग करते वक्त इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज़ किया, ऑपरेशन में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज़ किया, वोलाटाइल नहीं किया, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पढ़ने को मिलेंगी। और फर्स्ट चैप्टर में ये सब फ्री है, ओपन टू ऑल, तेवढं बघून घ्या, स्वतःसाठी करायचं आहे, हो की नाही? तेवढं करू शकतो आपण। इंस्टाग्रामवर जेवढा वेळ घालवतो तेवढा एक आठवड्याभराचा वेळ माझ्याबरोबर घालवा, आणि यू विल बी फाईन विथ इट। तुमच्या सगळ्या प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला मी अवेलेबल असतो व्हॉट्सॲपला, ओके। तर तुम्ही मला तिथं तुमच्या शंका प्रोग्रॅमिंगच्या विचारू शकता, बाकी सगळ्या शंका मॅडमना विचारायच्या, ओके। सो यूनरी ऑपरेटर का मतलब होता है दे वर्क विथ सिंगल ऑपरेंड। सिंगल ऑपरेंड, बर, ऑपरेंड म्हणजे काय हे माहिती आहे ना सगळ्यांना? A+B में ऑपरेंड कौन है? A एंड B, हाँ बस एवढं पुरेसा है। तो यूनरी ऑपरेटर है प्लस प्लस और माइनस माइनस, मतलब वो सिर्फ एक ऑपरेंड के साथ काम करेंगे। दूसरा बहुत ही ज़रूरी रूल है, दे वर्क विथ वेरिएबल ओनली। बाकी जितने भी 6 ऑपरेटर्स हैं जो हमने लिस्ट में लिखे हुए हैं, 6 ऑपरेटर्स, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट छोड़ के,
वो सबके साथ काम कर सकते हैं, एक्सप्रेशन के साथ काम कर सकते हैं, वेरिएबल के साथ काम कर सकते हैं, किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ भी काम कर सकते हैं। मतलब मान लो आप अगर एडिशन वाले ऑपरेटर की बात करोगे, एडिशन अरिथमेटिक वाला ऑपरेटर, तो ये a प्लस बी भी हो सकता है, ए बी विल बी वेरिएबल, उनकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। डायरेक्ट 2 प्लस 3 भी पॉसिबल है, कांस्टेंट के साथ भी काम कर सकता है, या फिर किसी एक्सप्रेशन के साथ भी काम कर सकता है, a प्लस ए इंटू बी प्लस सी बाई डी। तो ये एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, दोनों का रिजल्ट आएगा फिर एडिशन होगी, दैट इज पॉसिबल। बट ये जो प्लस प्लस और माइनस माइनस है, दे वर्क विथ वेरिएबल ओनली, सिर्फ वेरिएबल के साथ काम कर सकते हैं। ओके मतलब मान लो जो भी अल्फाबेट में लिखूंगा वो कोई वेरिएबल है, तो a प्लस प्लस वैलिड है, प्लस प्लस a ये भी वैलिड है। लेकिन अगर आप 5 प्लस प्लस करोगे फिर ये क्या करेगा, ये एरर देगा। कांस्टेंट के साथ प्लस प्लस ऑपरेटर काम नहीं कर सकता, इसके पीछे भी रीजन है। ओके अगर आप कहोगे a प्लस 5 प्लस प्लस, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, a प्लस 5 जनरेट्स ए कांस्टेंट रिजल्ट, वो प्लस प्लस होना पॉसिबल नहीं है। अगर आप कहोगे a प्लस बी प्लस प्लस, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो दीज स्टेटमेंट्स विल जनरेट एरर, दीज स्टेटमेंट्स विल जनरेट एरर। ओके ठीक है, डन। अब ऐसा क्यों है कि ये सिर्फ वेरिएबल के साथ काम क्यों करते हैं, तो उनकी जो काम करने की मेथड है उसकी वजह से वो बस वेरिएबल के साथ काम कर सकते हैं। क्या मेथड है काम करने की, तो यहां पिक्चर में आता है तीसरा रूल। जब भी वो अपने ऑपरेंड पे अप्लाई होते हैं तो ऑपरेंड की वैल्यू 1 से इंक्रीज होती है। ओके इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इंक्रीजेस प्लस प्लस वाला इंक्रीज करेगा और डिक्रीजेस माइनस माइनस वाला डिक्रीज करेगा। वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाई 1। अब 1 से इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा मतलब वैल्यू चेंज होगी, और वैल्यू किसकी चेंज होती है, वेरिएबल की। एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। कैन आई से चेंज द वैल्यू ऑफ 5? नो, 5 इज 5, वो 6 नहीं हो सकता। चेंज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी पॉसिबल। हाँ, a प्लस बी कब चेंज होगा, जब a और b चेंज होगा। हाँ बट a भी चेंज नहीं करना है, चेंज a प्लस बी, इज इट पॉसिबल? नो। बट इफ आई से चेंज a, पॉसिबल है। a is 5, change it to 6, yes possible। we can go with a is equal to 6, we can go with a equal to a plus 1। ठीक है, तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, एंड दैट इज वाई एग्जैक्टली प्लस प्लस माइनस माइनस वर्क विद द वेरिएबल ओनली, बिकॉज दे चेंज द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाई 1। ऑपरेंड की वैल्यू 1 से चेंज कर देते हैं, और चेंज किसकी वैल्यू हो सकती है, सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। ओके ठीक है, डन। अब इसमें एक और जरूरी रूल है कि अगर आप प्लस प्लस ए लिखोगे, मतलब ऑपरेंड से पहले प्लस प्लस लगाया, और अगर आप a प्लस प्लस लिखोगे मतलब ऑपरेंड के बाद प्लस प्लस लगाया, ऑपरेंड के पहले प्लस प्लस ऑपरेंड के बाद प्लस प्लस, तो इसमें ये जो है इसे कहा जाता है प्री इंक्रीमेंट, और ये जो है इसे कहा जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, यही सब किसके साथ होगा, डिक्रीमेंट के साथ भी होगा, प्री एंड पोस्ट। ठीक है, अब इनके बारे में सोचना कब होता है, जब आप इन दो ऑपरेशंस को किसी और एक्सप्रेशन के साथ कंबाइन करोगे। अगर आप कंबाइन करोगे तो आपको प्री और पोस्ट के बारे में सोचना है, नहीं तो प्री पोस्ट के बारे में नहीं सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, अब कंबाइन करना है मतलब क्या, ये भी समझो। लेट्स से वी हैव इंट मेन, ओके, और हमारे पास है इंट a इज इक्वल टू 5 कॉमा आंसर, दो वेरिएबल्स हैं। एवरीबडी फैमिलियर विथ वेरिएबल डिक्लेरेशन? C++ चालू झालं कॉलेजमध्ये? आहे का सिलेबसला आत्ता? आहेत त्याच्यामध्ये डायरेक्ट पायथन
C++, तुम्हाला डायरेक्ट पाइथन है. पाइथन इज ऑल्सो OOP. और अगर पाइथन का OOP आपको समझना है, ओके, तो CPP थोड़ा सा पता होना ज़रूरी है. नहीं तो पाइथन का OOP थोड़ा हार्ड जा सकता है, क्योंकि पाइथन में बहुत सी चीज़ें रिड्यूस कर दी गई है. तो आपको वहाँ कंसिडर करना पड़ता है कि ओके ये ऐसे ही होता है. इन शॉर्ट रट्टा मारना पड़ता है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग ऐसे ही होता है. बट व्हाट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये C++ में क्लियर होता है, क्योंकि यहाँ यू हैव कंप्लीटली फ्री हैंड. जो चाहो ऑपरेटर जैसे चाहो ओवरलोड कर सकते हो. जावा कहता है नो ऑपरेटर ओवरलोडिंग, क्योंकि मैं खुद करके दूंगा आपको. मॅडम आज जाऊन बोला तिकडं. ओके. तो जावा ने ऑपरेटर ओवरलोडिंग हटा दिया, कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है. ऑपरेटर ओवरलोडिंग में आप कुछ भी कर सकते हो, जो नॉनसेंस भी हो सकता है. पाइथन कहता है कि भाई मैंने जितना दिया है उतना ही कर लो, उससे ज़्यादा नहीं होगा. अखड़ता हाथ घेतला पाइथन ने. CPP क्या कहता है? फ्री हैंड, जो करना है कर लो, पूरा मैदान आपके लिए खाली है. ऑपरेटर ओवरलोड करके अगर आपको एडिशन से मल्टीप्लिकेशन करना है तो भी कर सकते हो. इफ आई से A into 5, तो अब मैं 5 को इसमें ऐड करके भी रिजल्ट प्रिंट कर सकता हूँ. आई कैन चेंज द मीनिंग्स ऑफ ऑपरेटर्स ऑल्सो, क्योंकि CPP ने सब कुछ बेसिक से दिया हुआ है कि ये इस तरह से होता है, कर लो. और फिर एट द एंड एक स्टेटमेंट ऐड करता है, या फिर एट द बिगिनिंग एक स्टेटमेंट ऐड करता है. यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाइजली इज प्रोग्रामर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. आमची नाही की A into 5 केल्यावर मल्टिप्लिकेशनच व्हायला पाहिजे, ॲडिशन नाही व्हायला पाहिजे. ह्याची काळजी कुणी घ्यायची? आपण घ्यायची. आता आपण जर अशी काळजी नाही घेतली तर त्रास कोणाला होणार आहे? आपल्यालाच होणार आहे. ओके, असं CPP सांगतं. जावा काय सांगतं? येडापणा करायचा नाही, जे मी सांगितलंय तेवढंच करायचं. असं काय करायला गेलं की जावा म्हणतं सीधे एरर. ओके, हेन्स वी कॉल जावा स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज. कुछ भी करने नहीं देगा. इवन यू कांट असाइन फ्रैक्शन वैल्यू टू इंटीजर वेरिएबल. C में करने जाओगे A इज इक्वल टू 5.2, A इज इंटीजर, लेट्स से A इक्वल टू 5.2, तो A में क्या स्टोर हो जाएगा? 5 स्टोर हो जाएगा. बहुत सिंपल है. यही चीज़ अगर आप जावा में करने जाओगे, जावा सीधे एरर देता है. ये काय चाललंय? असलं नाही चालणार. अगर एज ए प्रोग्रामर आपको पता है कि A इंटीजर है, तो आप उसे फ्रैक्शन वैल्यू असाइन नहीं कर सकते. जावा जनरेट्स एरर. ओके, तो जावा है स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज. अगेन जावा इज ऑल्सो OOP, और CPP से बड़ा OOP है जावा. ओके, एक कॉन्सेप्ट होती है, देखो, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्योर OOP एंड ओनली OOP. और CPP, जावा एंड पाइथन, इन तीनों के लिए कॉमन क्वेश्चन रहता है इंटरव्यूज में. क्या CPP प्योर OOP है या ओनली OOP है? क्या जावा प्योर OOP है या ओनली OOP है? क्या पाइथन प्योर OOP है या ओनली OOP है? समझ जाओगे आगे धीरे धीरे. इसे समझने के लिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट जरूरी है. चलो ठीक है, हम आगे चलते हैं. तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे अभी कि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट हमें सोचना कब है. ओके, तो इफ आई से इक्वल टू 5 एंड आंसर, और मैंने कहा आंसर इज इक्वल टू प्लस प्लस ए प्लस ए प्लस प्लस, और मैंने यहाँ कहा प्लस प्लस ए. बस इधर लिख लेते हैं सी आउट आंसर, और इधर लिख लेते हैं सी आउट ए. सी आउट आंसर, सी आउट ए. ओके, अब ये जो एक्सप्रेशन आपने लिखा हुआ है, यहाँ आप समझ सकते हो
कि आपने प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट अलग से एक एडिशन के साथ कंबाइन किया हुआ है, मतलब किसी और एक्सप्रेशन में आपने उसे यूज किया हुआ है. इन दैट केस यू हैव टू थिंक अबाउट प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट. ओके, सोचना पड़ेगा फिर. ओके, कैसे सोचना है समझेंगे. अब ये वाले एक्सप्रेशन को देखो, क्या ये किसी के साथ कंबाइन हुआ है? नहीं हुआ, दैट इज इंडिपेंडेंट, प्लस प्लस है. तो यहां प्री पोस्ट के बारे में नहीं सोचना है, सिंपली ए की वैल्यू एक से इंक्रीज कर देनी है. ए की वैल्यू क्या करनी है? एक से इंक्रीज कर देनी है. ओके, तो अगर ए की वैल्यू मान लो यहां पे, अब देखो 2 बार प्लस प्लस हुआ है, इसे कमेंट में डाल देते हैं, अभी इसके साथ काम नहीं करना है. लेट्स से वी हैव ए और ए में अभी स्टोर है 5, 4 बाइट का ए रहेगा, ए में स्टोर हुआ 5 और फिर हुआ प्लस प्लस ए, और ये इंडिपेंडेंट है प्लस प्लस ए, इसलिए हम डायरेक्ट ए की वैल्यू क्या करेंगे? 1 से इंक्रीज कर देंगे. तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6, एंड देन सी आउट ए क्या प्रिंट करेगा? 6 प्रिंट करेगा. नाउ इंस्टेड ऑफ प्लस प्लस ए, अगर मैं इधर लिखता ए प्लस प्लस, कोई फर्क पड़ता आउटपुट में? कोई नहीं. अगेन ए प्लस प्लस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑपरेशन, तो डायरेक्ट ए की वैल्यू क्या करनी है? 1 से इंक्रीज कर देनी है. तो ए की वैल्यू होगी 6 एंड इट विल प्रिंट 6. बट वो डिफरेंस जो है वो इन दो स्टेटमेंट्स में दिखाई देगा. ओके, अब कैसे डिफरेंस दिखाई देगा वो भी जरा समझते हैं, इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर लेते हैं. ठीक है, तो प्री और पोस्ट ये दोनों क्या कहते हैं? प्री इंक्रीमेंट कहता है पहले इंक्रीज करो वैल्यू ऑफ वेरिएबल, पहले इंक्रीज करो, देन यूज इन एक्सप्रेशन, पहले इंक्रीज करेंगे और फिर यूज करेंगे. ठीक है. पोस्ट क्या कहता है? पोस्ट एग्जैक्टली अपोजिट काम करता है, यूज वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन एक्सप्रेशन देन इंक्रीज. ओके, प्री क्या कहता है? पहले इंक्रीज करो फिर यूज करो. पोस्ट क्या कहता है? पहले यूज करो फिर इंक्रीज करो. एग्जैक्टली अपोजिट है. तो अब ये काम कैसे करेगा समझो. अभी मान लो ए की वैल्यू अभी 5 है. ओके, लेट्स से वैल्यू ऑफ ए इज 5 प्लस प्लस ए, प्री इंक्रीमेंट है. प्री क्या कहता है? पहले इंक्रीज करो फिर एक्सप्रेशन में यूज करो. तो प्लस प्लस ए का रिजल्ट मिला आपको 6, डन. फिर ये मेन आपका एडिशन प्लस. अब ये है पोस्ट इंक्रीमेंट. पोस्ट क्या कहता है? पहले यूज करो, तो 6 पहले यूज होगा, तो इधर आएगा 6 और फिर ए की वैल्यू इंक्रीज होगी. क्या होगी अब ए की वैल्यू? 7. तो ए की फाइनल वैल्यू हो गई 7. ठीक है, और अब इन दोनों की एडिशन होगी. 6 प्लस 6 क्या होगा? 12. 6 प्लस 6 होगा 12. वो जाके आंसर में स्टोर होगा. तो आंसर वाला जो वेरिएबल है इट विल स्टोर 12. तो सी आउट आंसर 12 प्रिंट होगा. और यही अगर आप ए की वैल्यू प्रिंट करोगे तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट होनी है? 7 प्रिंट हो जानी है. समझ गए? ठीक है, रूल बहुत सिंपल सा है. प्री क्या कहता है? इंक्रीज देन यूज. पोस्ट क्या कहता है? यूज देन इंक्रीज. क्लियर हुआ? बस एक बात का रट्टा मार लो, जब ये वाले जब ऑपरेशंस आप करने जाते हो, ओके, जो मोस्टली एप्लीकेशन डेवलप करते वक्त इनकी जरूरत नहीं होती, ये मोस्टली आप फेस करोगे एप्टीट्यूड्स में. ओके, तो आपको बस ये याद रखना है कि जब इस तरह के प्रॉब्लम्स आप मशीन में ट्राई करके देख रहे हो, तो जिसके साथ ये प्लस प्लस वाले ऑपरेशंस या माइनस माइनस वाले ऑपरेशंस हुए हैं, जैसे यहाँ पे ए के साथ हुए हैं, तो उस वेरिएबल को हमें वोलाटाइल कीवर्ड यूज करके डिक्लेयर करना होता है. ये रट्टा मारना है. वोलाटाइल को समझने की कोशिश अभी नहीं करनी है, बस हमें अभी क्या करना है? वोलाटाइल करना है. किसको वोलाटाइल करोगे? जिस वेरिएबल के साथ प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस वाले ऑपरेशंस हो रहे हैं उसे वोलाटाइल कर देना है. ओके, तो ए जो है वो यहां डिक्लेयर होगा वोलाटाइल इंट ए. ओके, बाकी वेरिएबल वोलाटाइल करोगे दैट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, जरूरी कौन है वोलाटाइल होना? जिसके साथ वो ऑपरेशन हो रहा है.
प्लस प्लस माइनस माइनस वाला, वो वेरिएबल वोलेटाइल होना जरूरी है। फिर आपको ये वाले रिजल्ट्स मिलेंगे जो मैं बता रहा हूं। अगर वोलेटाइल नहीं करोगे देन रिजल्ट्स रिमेन अनप्रिडिक्टेबल। रिजल्ट्स क्या रहेंगे? अनप्रिडिक्टेबल रहेंगे। समझ रहे हो नहीं? अभी एक बार रन किया कुछ और आया, दूसरी बार रन किया कुछ और ही रिजल्ट मिलेगा। इसके पीछे का रीजन भी बताता हूं, बट वो रीजन हमें समझ आए और हम याद रखें ये जरूरी नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए इसलिए बता रहा हूं। वोलेटाइल करके हम अपने कंपाइलर को और एग्जीक्यूटर को ये बताते हैं कि एग्जीक्यूशन सिंपल फ्लो में करो, बाय रूल जो होना चाहिए वही एग्जीक्यूशन करो। ओके, ये हम बताते हैं कंपाइलर को। अगर ये आपने नहीं बताया तो हर एक कंपाइलर, हर एक सॉफ्टवेयर, हर एक कंप्यूटर हमेशा एक काम करता रहता है। आप जो काम उससे निकलवा रहे हो, हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं मतलब क्या करते हैं, कोई ना कोई काम करवाते हैं मशीन से, कोई ना कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो मशीन का एक सिंपल सा रूल होता है, कम से कम टाइम यूटिलाइज करना है, कम से कम मेमोरी यूटिलाइज करनी है और मैक्सिमम एक्यूरेट रिजल्ट देना है। बरोबर है ना? दुनिया में हर कोई यही चाहता है, मैं भी यही चाहता हूं 15 मिनट में पूरा सीपीवी खत्म हो जाए और फी मेरी 5000 10,000 हो। अच्छा, ये पॉसिबल नहीं है, बट चाहता मैं भी यही हूं। 3 महीने का सिलेबस 2 महीने में खत्म हो जाए, 3 महीने का सिलेबस 1.5 महीने में खत्म हो जाए, तो 3 महीने में मैं 2 बैच निकाल सकता हूं। ओके, मैं भी यही चाहता हूं, सो दैट माई सैलरी विल बी डबल, बट ये पॉसिबल नहीं है। मशीन भी यही करता है, वो कहता है मैं कम से कम टाइम लूंगा, कम से कम मेमोरी लूंगा और करेक्ट आउटपुट देने की कोशिश करूंगा, और इसके लिए वो कुछ एल्गोरिदम्स इंप्लीमेंट करता है जिसे कहा जाता है ऑप्टिमाइजेशन। और इस ऑप्टिमाइजेशन की वजह से ये जो एग्जांपल्स है इनके रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। तो हमें बस उसे क्या बताना है, हमें ऑप्टिमाइजेशन नहीं चाहिए। हमें 3 महीने का सिलेबस 1.5 महीने में खत्म नहीं करना है, हमें 3 महीने का सिलेबस 3 ही महीने में खत्म करना है। तो एडमिशन लेते वक्त आप मुझे बताओगे माई बैच मस्ट बी वोलेटाइल, नो ऑप्टिमाइजेशंस नेसेसरी। तो बाय डिफॉल्ट मैं कितने दिन पढ़ाऊंगा? 3 महीने पढ़ाऊंगा, आराम से पूरा सीपीपी डन करके ही बाहर निकलेंगे। और अगर आपने वोलेटाइल नहीं किया मुझे, तो फिर मैं क्या करूंगा? अपने ऑप्टिमाइजेशन से अप्लाई करूंगा। फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ा, कौन सा टॉपिक स्किप हुआ, कौन सा कितना पढ़ना चाहिए था, आपको कभी पता नहीं चल पाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए क्या करना जरूरी है मुझे? वोलेटाइल, सो दैट एवरीथिंग विल बी टॉट इन डीप। डन, ये भी वही है। ठीक है, आई होप वोलेटाइल आप समझ गए हो। अगर नहीं समझे हो तो एक बात याद रखना, ये प्लस प्लस माइनस माइनस वाले ऑपरेशन जिस वेरिएबल के साथ करोगे उसे क्या करना है? वोलेटाइल कर देना है, बस बात खत्म। ओके, एक बार मशीन में ट्राई करके देखो। तो ये प्री एंड पोस्ट वाला फंडा क्लियर हुआ। अब ऐसे वाले एग्जांपल्स आप खुद से भी ले सकते हो, कोई भी ऑपरेशन ले लो, प्लस प्लस ए प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस ए, खुद एग्जीक्यूट करके आउटपुट निकालो, फिर मशीन से पूछो, मशीन बता देगा आपको। डन, ठीक है। प्री पोस्ट समझ गए? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्लियर हुआ? किसके साथ काम कर सकते हैं? ओनली वेरिएबल। कितने ऑपरेंड के साथ काम करते हैं? सिर्फ एक। सिर्फ वेरिएबल के साथ काम क्यों करते हैं? ऑपरेंड की वैल्यू वो एक से चेंज कर देती है, या तो इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे, और इसके लिए किसकी जरूरत है? वेरिएबल की जरूरत होगी। डन। आई होप एवरीबडी इज फेमिलियर विथ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आता है कंडीशनल ऑपरेटर। कौन सा है कंडीशनल ऑपरेटर? क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। ओके, ये किस लिए यूज होता है? ये यूज किया जाता है टू चेक कंडीशंस, जस्ट लाइक इफ एल्स। जैसे आप इफ एल्स यूज करते हो, छोटी छोटी कंडीशन है तो आप कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हो। एग्जीक्यूशन थोड़ा फास्ट हो जाता है इसका, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑपरेटर है ना, मशीन को पता है करना क्या है। इफ एल्स में कंडीशन चेक करो, फिर एग्जीक्यूटर अंदर जाएगा, फिर उसे एग्जीक्यूट करो, फिर बाहर निकलेगा, स्कोप जो है उसे भी डिफाइन करने होते हैं। इफ एल्स थोड़ा स्लो है। फिर इफ एल्स है क्यों?
कंडीशनल ऑपरेटर के साथ ही क्यों नहीं जा रहे? यूज करना थोड़ा मुश्किल है. वी कांट गो फॉर नेस्टिंग इन कंडीशनल ऑपरेटर्स. इजीली जा सकते हैं बट फिर समझ नहीं आएगा. नेस्टिंग करोगे कंडीशनल ऑपरेटर इतना बड़ा होगा कि एक वो स्क्रीन वाली लेंथ में वो बैठेगा नहीं. ओके और फिर टैकल करना बहुत आसान हो जाता है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है व्हेन देयर आर एरर्स. तो आसान सी जो कंडीशंस है छोटी छोटी, जैसे कि मान लो कंपैरिजन कर लो ऑपरेटर्स का, ऑपरेंड का, कौन लेस देन है कौन ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है या नहीं चेक करो. तो ये आप इफेल से भी कर सकते हो और कंडीशनल ऑपरेटर से भी कर सकते हो. क्या कहता है कंडीशनल ऑपरेटर? इसका भी एक सिंटैक्स है. व्हाट डू यू मीन बाय सिंटैक्स? ऑनलाइन वाले सिंटॅक्सचा अर्थ काय रे कालच सांगितलं होतं बघा आसान भाषा में. व्हाट इज सिंटॅक्स? रूल्स वी हैव टू फॉलो टू राइट द इंस्ट्रक्शन. सिंपल है. और ये रूल्स पहले से गिवन है. ओके हमें बस वो समझ के फॉलो करने हैं. क्यों रूल्स फॉलो करने होते हैं ये बात समझ गए हो? क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन सारी किसको जाने वाली है? मशीन को. और मशीन को एक फॉर्मेट दिया गया है, मशीन उसी फॉर्मेट में काम करेगा. आसान है ना, समझ रहे हो कि नहीं? एज ए ह्यूमन बीइंग वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज वन, दिस इज ऑल्सो वन, दिस इज ऑल्सो वन. एज ए ह्युमन बीइंग दिस इज ऑल्सो वन. अगदीच मराठीवाला करायचं तर दिस इज ऑल्सो वन. वी कैन अंडरस्टैंड बिकॉज वी कैन थिंक. मशीन कांट अंडरस्टैंड. मशीन को क्या बताया गया है? दिस इज वन. तो अगर ये दोगे दिस इज नॉट वन, ये दोगे दिस इज नॉट वन, ये दोनों भी नॉट वन. क्योंकि मशीन को ये पता है ओके ऐसा दिख रहा है तो वन है. मतलब वो रूल है ना वन लिखने का, वही सारे रूल्स इंस्ट्रक्शन में भी फॉलो करने होते हैं. और उन रूल्स को हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स. तो कंडीशनल ऑपरेटर का भी एक सिंटैक्स है. लेट्स से आंसर इज इक्वल टू कंडीशन क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन टू कोलन एक्सप्रेशन 3. एक्सप्रेशन 1 नहीं है. एक्सप्रेशन 1 वह कंडीशन पे होता है बट चलो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कंडीशन लिखा हुआ है. बट इंस्टेड ऑफ कंडीशन वहां क्या होना चाहिए? एक्सप्रेशन 1. कंडीशन और एक्सप्रेशन में फर्क है. एवरी कंडीशन इज एक्सप्रेशन बट एवरी एक्सप्रेशन इज नॉट कंडीशन. कंडीशन कौन से स्टेटमेंट को कहते हैं? जिस स्टेटमेंट में कंपैरिजन ऑपरेटर है उसे कहते हैं कंडीशन. बाकी हर स्टेटमेंट को एक्सप्रेशन कहते हैं. इफ आई राइट प्रिंट इफ दैट इज एक्सप्रेशन. ओके प्रिंट इफ को कंडीशन कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते. क्योंकि उसमें क्या नहीं है? कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है. स्टेटमेंट्स कंटेनिंग कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर कॉल्ड कंडीशंस. जैसे कि 2 लेस देन 3 ये कंडीशन है. ए एग्जैक्टली इक्वल टू बी ये कंडीशन है. ए नॉट इक्वल टू 5 ये कंडीशन है. ओके ए प्लस बी क्या ये कंडीशन है? ए प्लस बी इज इट कंडीशन? नो, दैट इज एक्सप्रेशन. तो एवरी कंडीशन इज एक्सप्रेशन, एवरी एक्सप्रेशन इज नॉट कंडीशन. ओके कंडीशन क्लिअर हुआ? वरती कुठेतरी लिहून ठेवा और ॲट द फर्स्ट पेज किंवा कुठेही जे तुम्हाला इझिली दिसणार आहे अशा जागी लिहून ठेवा. व्हॉट डू यू मीन बाय कंडीशन? लिहा लवकर लवकर लिहा. Statements containing comparison operators are called condition. Every condition is expression, but every expression is not condition. और फिर examples भी लिख लो नीचे. चलो हो गया. ओके
अब देखो कंडीशनल ऑपरेटर काम कैसे करेगा ये जरा समझते हैं, बगैर बाबा बना लक्ष्य दिया। पहले कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, हर कंडीशन के दो रिजल्ट है, कौन से? मतलब दो में से एक ही रिजल्ट है, बट पॉसिबल रिजल्ट्स दो है, कौन से? ट्रू और फॉल्स, यानी 0 और 1। कंडीशन मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर, और हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि कंपैरिजन ऑपरेटर या तो 0 देगा या फिर 1 देगा। तो कंडीशन जो है ये आपको एक रिजल्ट देगी। ये रिजल्ट या तो ट्रू हो सकता है, ट्रू यानी 1, या फिर ये रिजल्ट फॉल्स हो सकता है, फॉल्स यानी 0। ओके, अगर ये रिजल्ट ट्रू रहा तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होता है, एक्सप्रेशन 2 का एक रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट जाके आंसर में स्टोर होगा। अगर उधर आंसर होगा तो आंसर में स्टोर होगा, नहीं होगा तो छोड़ दो। ओके, और अगर रिजल्ट फॉल्स हुआ तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होता है, एक्सप्रेशन 3 का एक रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट जाके आंसर में स्टोर होता है। सिंपल है, ठीक है। अब चलो दो ऑपरेंड्स को ए और बी को इक्वलिटी के लिए चेक करते हैं। ओके, कब इक्वल होंगे? इफ ए इज एग्जैक्टली इक्वल टू बी, डबल इक्वल टू। तो कंडीशन क्या हुई अपनी? कंडीशन हुई ए एग्जैक्टली इक्वल टू बी। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो मैं कहूंगा ए प्लस बी, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं कहूंगा ए माइनस बी, और जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं आंसर में स्टोर करूंगा। अभी मैसेज नहीं आएगा कौन सा इक्वल है या फिर नहीं है, मैसेज नहीं आएगा, बस आंसर में कुछ स्टोर होगा। ओके, अब मान लो ए की वैल्यू है 3 और बी की भी वैल्यू है 3, सो 3 एग्जैक्टली इक्वल टू 3, क्या मिलेगा रिजल्ट? क्या मिलेगा? 1, ट्रू मिलेगा, ट्रू मतलब 1 मिलेगा, रिजल्ट इज 1। तो ये जाएगा एक्सप्रेशन 2 के पास, a प्लस बी। तो a प्लस बी क्या होगा? 6, और 6 जाके आंसर में स्टोर होगा। और अगर ऐसा नहीं है, मान लो a की वैल्यू है 5, ठीक है, तो 5 वाली केस में रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? 0। फिर यहां जाएगा a माइनस बी के पास, तो ये होगा 5 माइनस 3 और रिजल्ट आएगा 2, करेक्ट, और ये 2 जा करके आंसर में स्टोर हो जाएगा। समझ गए हो? अब मुझे एक्चुअली एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, मुझे बस ये बताना है कि इक्वल है या फिर नहीं है। डन। क्या बताना है हमें? इक्वल है या नहीं। तो फिर हम इसको चेंज कर सकते हैं, आई कैन राइट, अब इक्वल है कि नहीं अगर बताना है तो आंसर वाले वेरिएबल की जरूरत है हमें। आर वी गोइंग टू स्टोर एनीथिंग इन आंसर वेरिएबल? नहीं, हमें बस क्या बताना है? इक्वल, नॉट इक्वल। तो फिर स्टेटमेंट हम ये लिख सकते हैं, इज ए एग्जैक्टली इक्वल टू बी। अगर होगा तो मैं कहूंगा सी आउट। अब सी आउट में अगर कोई भी मैसेज प्रिंट करना है तो वो मैसेज हमें डबल कोट में लिखना पड़ता है। कैसे लिखना होता है? डबल कोट में, जस्ट लाइक प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में कुछ प्रिंट करना रहा मैसेज तो कैसे लिखते हैं? डबल कोट में, क्योंकि वो स्ट्रिंग होती है। सी आउट में भी कोई मैसेज देना है तो वो भी स्ट्रिंग होती है, और स्ट्रिंग सी सीपीपी दोनों में, इवन इन जावा आल्सो, तीनों में स्ट्रिंग जो है वो डबल कोट में मेंशन होती है। राइट? पाइथन में कैसे मेंशन होती है? ट्रिपल सिंगल कोड भी रहता है, बहुत सारे सिंटैक्सेस है स्ट्रिंग के लिए। ओके, हमारे पास एक ही है अभी, कौन सा? डबल कोट। ओके, तो सी आउट आई विल से इक्वल। ओके, नहीं तो वी विल से सी आउट नॉट इक्वल। हो गया, राइट? फिर वहां आंसर में कोई वैल्यू स्टोर करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब दोनों सिंटैक्सेस है आपके पास कंडीशनल ऑपरेटर के, दोनों एग्जांपल्स है। क्लियर हुआ? एक बार पढ़ लो इसको, देखो समझ रहे हो कि नहीं। कंडीशनल ऑपरेटर ऑनलाइन वाली कड़ा लेकर बाबा। हो गया? नोट कर लो, कंडीशनल ऑपरेटर टाइटल लिखो ऊपर,
जो भी आपको समज आया उसको नोट कर लो. सी वाले जे आहेत बाळांनो तुम्ही फक्त वाचा आणि जिथून पुढे मी सांगेन की आता तुम्ही सुद्धा करायचं आहे तिथनं पुढे चालू करायचं. मग ते सी मध्ये झालंय नाही झालंय त्याचा विचार नाही करायचा, बस जस्ट स्टार्ट रायटिंग. बाकी नवीन आलेले जेवढं शक्य तेवढं लिहायचा प्रयत्न करा. चलो हो गया. ओके अब देखो आगे चलते हैं. ऑपरेटर्स वाला बेसिक अब आप समझ गए हो. ठीक है, कौन कौन से ऑपरेटर्स हमने देखे. असाइनमेंट आपको पता है, राइट वाली वैल्यू लेफ्ट को असाइन होती है. एरिथमेटिक भी आपको पता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस ऑपरेटर. मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है. कंपैरिजन ऑपरेटर आप समझ गए हो, वो आपको या तो 0 देंगे या फिर 1 देंगे. ठीक है, फिर हमने कंडीशनल ऑपरेटर देखे, लॉजिकल एंड लॉजिकल और, उतना ही है. लॉजिकल नॉट आप वो जो लेक्चर्स है फ्री वाले उसमें देख लो, वहाँ डिटेल बताया हुआ है. ओके, फिर हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी देखा. उसकी बस यही एक बात ज़रूरी है कि जिस ऑपरेंड पे काम करेगा उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज करेगा, नहीं तो 1 से डिक्रीज करेगा. फिर प्री एंड पोस्ट काम कैसे करते हैं, ठीक है, वो भी हम समझ गए. और फिर कंडीशनल ऑपरेटर भी देखा. कंडीशनल ऑपरेटर हम कंडीशंस चेक करने के लिए यूज़ करते हैं. सिंपल सी कंडीशन जहाँ कोई नेस्टिंग नहीं है, मल्टीपल कंडीशंस नहीं है, सिंपल सिंपल जैसे अभी देखा 2 वेरिएबल्स इक्वल है कि नहीं चेक करो. तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो यूज़ कर सकते हो. ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा C++ में और देखते हैं इनपुट आउटपुट इन C++. इनपुट आउटपुट इन C++. ओके, व्हाट डू वी यूज फॉर आउटपुट इन C++. आउटपुट क्या यूज करते हैं पता है सबको, हाँ, सी आउट, करेक्ट. एंड व्हाट डू वी यूज फॉर इनपुट, हाँ, सी इन, करेक्ट. अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं, बट बिफोर वी गो फॉर इट ये बताओ, ये सी लैंग्वेज जो है ये किसने इन्वेंट की, नवीन वाले? नहीं नहीं, देखो पहले ठीक से नाम खुद को बताओ और फिर बोलो. हाँ, कौन थे? डेनिस रिची, बरोबर आहे. कोण थे? अरे बाळांनो, माहीत पाहिजे आपल्याला, ज्यांच्यामुळे आपल्याला ब्रेड अँड बटर मिळणार आहे, पोट पाण्याची सोय होणार आहे, ते माहीत पाहिजेत आपल्याला, हो की नाही. कौन होते सी वाले? डेनिस रिची, बट वो अकेले नहीं थे, उनके साथ एक और बंदा था.
कौन था? ऑनलाइन वाले गेले का चैट जीपीटी ला अच्छा क्रेडिट जो है वो तो रिची भाई साहब ले गए, बट रिची भाई साहब के साथ एक और भी थे, उनका नाम है ब्रायन कर्निघन। ओके, इन दोनों का आई थिंक एक कंपाइलर भी है और इन दोनों का एक बुक भी है, सी बाई डेनिस रिची एंड कर्निघन। तो ये दोनों थे जिन्होंने सी इन्वेंट किया। ओके, अब वो बंदा कौन था जिसने सीपीपी इन्वेंट किया? दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। 2011 में रिची भाई साहब चल बसे। वो बंदा कौन था जिसने सीपीपी इन्वेंट किया? ऑनलाइन वाले काही सांगू शकताय का? ये बहुत बेसिक है, ये हमें पता होना चाहिए किसकी वजह से हम इतनी मुश्किल में हैं आज। सी पता ही नहीं है क्या चल रहा है, सिलेबस में है सीपीपी। पिछले साल तो सिलेबस में डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सीपीपी था डायरेक्टली, और बच्चों को यही पता नहीं था कि सीपीपी होता क्या है। सिलेबस डिज़ाइन करने वाले वही थे, पहले पाइथन पूरा साल, और सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में डायरेक्ट डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सीपीपी। ना सी पता है ना सीपीपी पता है, और कह रहे अब डीएस पढ़ो। ये नहीं होता। अब जाकर के सिलेबस फिर से ट्रैक पे आया, सी होगा, फिर सीपीपी होगा, फिर डीएस, एडीएस, और फिर जावा पाइथन, जो भी आप करना चाहो। बट पुणे यूनिवर्सिटी अभी भी वहीं पे है। पहले पाइथन होगा, फिर आप डीएस थ्रू सीपीपी करोगे, फिर मर जाओगे, और फिर कहेंगे कि प्लेसमेंट नहीं है, प्लेसमेंट नहीं है। कैसे होगी प्लेसमेंट? प्लेसमेंट वाली ड्राइव्स में भी देखता हूँ, मेरे घर में भी इंटरव्यूज चलते हैं। माई वाइफ इज सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर एट कॉग्निजेंट, तो सैटरडे संडे वो भी इंटरव्यू कंडक्ट करती है। तो मैं देखता रहता हूँ कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन यार कंपनी से आती है कि ये क्वेश्चंस पूछो, इंटरव्यू रिकॉर्ड करो, अपना ओपिनियन दे दो, रिकॉर्डिंग भेज दो, फिर एचआर डिसाइड कर लेता है कि लेना है कि नहीं लेना है। हमें बस ये बताना होता है कि इसको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। कभी कभी मैं भी बैठ जाता हूँ, क्योंकि सारे इंटरव्यू जावा में चलते हैं। थ्रू आउट द इंटरव्यू सिर्फ ओओपी वाली कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस रहते हैं। अभी लास्ट महीने में हमने 2 इंटरव्यू कंडक्ट किए। अगर मुझे क्वेश्चंस नहीं पूछने होते तो मैं बस वो वीडियो देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है मुझ पर, कि बस उसकी नज़रें देखो, वो खुद से आंसर दे रहा है या फिर उसे कोई प्रॉम्प्ट कर रहा है या फिर वो चैट जीपीटी वगैरह यूज़ कर रहा है। ये बस गेस करना होता है, पता तो वैसे भी नहीं चलता, ये बस गेस करना होता है। अगर डाउट आया तो सीधे रिजेक्ट कर देते हैं। और थ्रू आउट द इंटरव्यू क्वेश्चंस मैक्सिमम किस पे रहते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऐसा भी नहीं कि हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चनर कहाँ से आ रही है? कंपनी से आ रही है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो जावा का है 95% डिपेंड करता है किस पे? सी प्लस प्लस पे। और हमारी यूनिवर्सिटी कहती है सी सीपीपी इज आउटडेटेड, नाउ गो थ्रू पाइथन। और कंपनीज क्या डिमांड कर रही है? ओओपी इन इंटरव्यूज। वो ये पूछ रही है आप किस में फेमिलियर हो, सीपीपी में या जावा में? हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हम किसके साथ फेमिलियर हैं? हम पाइथन के साथ फेमिलियर है। पाइथन करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मत करो, मैं कह रहा हूँ सिक्वेंस में जाओ। पण मी क्लासवाला असल्यामुळे माझं कोणी ऐकत नाही। एनीवेज, तो हम थे सी प्लस प्लस के इन्वेंटर के पास। कौन है? क्या नाम था उनका? वो नाम थोड़ा मुश्किल है। बिजार्न स्ट्राउस्ट्रप। स्पेलिंग याद रखो, यू कैन से बिजार्न स्टार्टअप, बट स्पेलिंग इज डिफरेंट, इट्स स्ट्राउस्ट्रप। इट्स लाइक अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। तो हम कहा करते थे अर्नोल्ड सुभाष नगर। वो आसान था ना, वो आसान था। तो इनका नाम है बिजार्न स्ट्राउस्ट्रप, और ये अभी भी पढ़ाते हैं नीदरलैंड्स में। ओके, मतलब अभी भी है, कुछ ना कुछ नया लेकर आते ही रहते हैं सी प्लस प्लस में। ओके, चलो, तो इनकी कृपा से
आज हम जावा पढ़ सकते हैं, आज हम पाइथन पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली कॉन्सेप्ट लार्ज स्केल पे इन्होंने इंप्लीमेंट की। ऐसा नहीं कि रिची भाई साहब ने किया नहीं था, रिची भाई साहब ने भी किया, बट एक लिमिटेड एक्सटेंट पे किया। उन्होंने स्ट्रक्चर इन्वेंट करके दिया। अभी हमने पिछले 2 दिन में स्ट्रक्चर पढ़ा सी में, राइट? तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बट वो उस लेवल पे नहीं था जिस लेवल पे ये बंदा लेके गया। इन्होंने अपने एमएससी लेवल पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया था, सीपीपी वाला, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एमएससी का उनका एक छोटा सा प्रोजेक्ट था। फिर वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा हुआ कि हम सबको टेंशन हो गई। अभी तो टेंशन ही रहता है ना, जब तक पेपर निकल नहीं जाता तब तक ओओपी का टेंशन रहता है, निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। तो ये थे बिजार्न स्ट्राउस्ट्रप। ओके, चलो ठीक है। तो ये 3 नाम बच्चों आपको पता होना चाहिए। और एक नाम आता है केन थॉम्सन, बट केन थॉम्सन का इन सब के साथ कोई लेना देना है नहीं। ही इज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो फिर से सी में बनी हुई थी। ओके, बट ये भी एक बहुत ही रिप्यूटेड नाम है अपनी कंप्यूटर की दुनिया में, केन थॉम्सन। चलो ठीक है, ये 4 नाम तो आपको कम से कम पता होनी चाहिए। ओके, अब हम वापस आते हैं इनपुट आउटपुट में। ओके, यांना विसरायच नाही रे, यांच्या फोटोच्या फ्रेम करून आणा, घरात लावा, रोज पूजा करा त्यांची। ते प्रसन्न झाले तर आपल्याला फायदा होणार आहे पुढे। हां, बाकीचे देव आपल्यावर प्रसन्न असतातच, काही अडचण नाही। चलो ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट सी आउट। सी आउट यूज कैसे होता है सबको पता है, बट एक बेसिक सा क्वेश्चन रहता है हमेशा इंटरव्यूज में, व्हाट इज सी आउट? अब कई बार इसका जवाब आपका रहता है व्हाट इज सी आउट का, वी यूज इट टू प्रिंट द डेटा इन सीपीपी। क्वेश्चन और आंसर दोनों मैच नहीं हो रहे, ये समझ रहे हो नहीं? व्हाट इज सी आउट एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ सी आउट, व्हाई डू वी यूज सी आउट, दो अलग अलग क्वेश्चन है। व्हाई डू वी यूज सी आउट? टू प्रिंट डेटा ऑन कंसोल इन सीपीपी, ये करेक्ट है। व्हाट इज सी आउट, इसका जवाब अलग होना चाहिए। इसका जवाब होना चाहिए सी आउट इज फंक्शन, सी आउट इज डेटा टाइप, सी आउट इज वेरिएबल, सी आउट इज ऑपरेटर, सी आउट इज ऑपरेंड, वट एवर, जो भी आपको समझ आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है अभी? व्हाट इज सी आउट? व्हाई डू वी यूज सी आउट इज अनदर क्वेश्चन। उसके लिए आप कह सकते हो वी यूज सी आउट टू प्रिंट डेटा ऑन कंसोल इन सीपीपी। यू नो कंसोल? कंसोल प्रोग्राम रन करने के बाद आउटपुट आता है, वो आउटपुट एक ब्लैक वाली विंडो पे आता है, टर्मिनल। हाँ, तो उसी टर्मिनल को हम क्या कहते हैं? कंसोल कहते हैं। ओके ठीक है, वो टर्मिनल आप टर्मिनल कहते हो, कुछ लोग कंसोल कहते हैं। ठीक है, डन। तो सी आउट का पर्पज है कंसोल पे डेटा प्रिंट करना। आई एम आस्किंग यू व्हाट इज सी आउट? फंक्शन है, वेरिएबल है, ऑपरेटर है, ऑपरेंड है, या कुछ और? What do you think? What is see out? Very frequently asked questions in interviews. Freshers के लिए। ऑनलाइन वाले काय सांगू शकता का? व्हाट इज सी आउट? कीवर्ड, कीवर्ड, लाइब्रेरी फंक्शन, फंक्शन। ओके, चलो एक बात बता दूं, कीवर्ड तो नहीं है। डन। फंक्शन या फिर लाइब्रेरी फंक्शन अगर आप सोच रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए फंक्शन की एक आइडेंटिटी है, जिसे देख के आप ये कह सकते हो कि ओके ये फंक्शन है। क्या आइडेंटिटी है? पैरेंथेसिस, ये वाले जैसे मेन के आगे रहते हैं। सी में कई सारे फंक्शंस आपने देखे होंगे, फंक्शन की आइडेंटिटी है पैरेंथेसिस। क्या सी आउट में कहीं भी कोई पैरेंथेसिस दिख रहे हैं? राउंड वाले ब्रैकेट्स नहीं, मतलब वो क्या नहीं है? फंक्शन डेफिनेटली नहीं है। ओके, कीवर्ड भी नहीं है। ओके, सी आउट इज नॉट कीवर्ड, फंक्शन भी नहीं है। अब क्या बचा? ऑपरेटर। ओके, ऑपरेटर है? नहीं होगा ना। ऑपरेटर यूजुअली वी एक्सपेक्ट सिंबल्स इन ऑपरेटर्स।
सी आउट कोई सिंबल नहीं है, ओके, कुछ लिखा हुआ है, अल्फाबेट्स है, तो ऑपरेटर भी नहीं है। अब क्या बचा? ऑपरेंड। देखो ऑपरेंड के बारे में बाद में सोचेंगे। एक्सप्रेशन में जो चीजें यूज होती है वी कैन कॉल देम ऑपरेंड्स, ओके। अब ऑपरेंड मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है। तो ऑपरेंड कोई ऐसी इंडिपेंडेंट स्पेसिफिक एंटिटी नहीं है। ऑपरेशन में जो चीजें इन्वॉल्व हुई वी कॉल देम ऑपरेंड, ओके। तो ऑपरेंड कांट बी सेड, ओके, बट ये टेक्निकली गलत भी नहीं है, ओके, बट इसको छोड़ देते हैं। बेसिक सी चीजें देखते हैं, जैसे कि कीवर्ड हुआ, फंक्शन हुआ, ऑपरेटर हुआ, ये सारी चीजें बेसिक है। और डेटा टाइप एक है, इज इट डेटा टाइप सी आउट? नहीं है, सी आउट डेटा टाइप नहीं है, ओके, तो डेटा टाइप भी नहीं। फिर एक ही चीज बची, कौन सी? वेरिएबल। तो आपका सी आउट क्या है? वेरिएबल, ओके। काय लिहित बसू नका बाबा, लिहू नका, मी तुम्हाला सांगतो सीपीपीत काय लिहायचंय। सारी नोट्स यहाँ डिक्टेट होंगी अप टू लास्ट चैप्टर, तो अपने दिमाग से बस तभी लिखना है जब मैं कहूँगा कि मेरा हो गया अब आप लिखो। बाकी स्वतःच्या नोट्स लिहित बसायचं नाही, मी सांगतो सगळं काय लिहायचं आहे। हाँ, एंड मेक श्योर कि जब आप खुद की नोट्स लिखोगे वो आप मातृभाषा में लिखोगे, अनलेस एंड अंटिल यू हैव कॉन्फिडन्स इन युअर इंग्लिश, ठीक आहे। मी पण आजकाल मराठी आणि हिंदीत मेसेज पोस्ट करायला लागलोय। काल मी मेसेज केला की heap sort will be available today from 5 PM to 7:30 PM for revision। तो 10 मिनट बाद एक मैसेज आया, सर 5 बजे क्लास को नहीं आ सकता, आई हैव कॉम्पिटिशन। तर मग मी उद्या येऊन बघितलं तर चालेल का? म्हणलं अरे लेक्चर तर 7:30ला आहे। नाही सर तुम्हीच म्हणलाय ना 5ला लेक्चर आहे। अभी मैसेज क्या था मेरा? heap sort will be available at 5 PM for revision from 5 PM to 7:30 PM। अब भाई ने देखा क्या? 5 PM to 7:30 PM, या तो उसका इंग्लिश वीक है या फिर उसने मैसेज नहीं पढ़ा। तर बऱ्याचदा इंग्लिश वीकच राहते। 14 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे माझा। तर मातृभाषेत नोट्स लिहित जा बरं असते, मी पण अजून मातृभाषेतच लिहितो। दैट डजंट मीन कि मेरा इंग्लिश वीक है, वो ठीक है, ओके। सो व्हाट इज सी आउट? सी आउट इज वेरिएबल, ओके। अब वेरिएबल है मतलब हमें यह भी पता होना चाहिए कि भाई डेटा टाइप क्या है, क्योंकि वेरिएबल के पीछे पहले कौन आता है? डेटा टाइप। कि मैं ए यूज कर रहा हूँ, बी यूज कर रहा हूँ, सी यूज कर रहा हूँ, आई मस्ट नो द डेटा टाइप, क्योंकि मुझे उसे डिक्लेयर भी करना होता है। तो ये सी आउट अगर वेरिएबल है तो इसका डेटा टाइप क्या है? तो आपको ये पता होना चाहिए सी आउट जो है, सी आउट ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का वेरिएबल है, और उस डेटा टाइप का नाम है ओ स्ट्रीम। व्हाट इज द नेम ऑफ डेटा टाइप? ओ स्ट्रीम नाम का एक डेटा टाइप है, और उस डेटा टाइप का वेरिएबल है सी आउट, ओके। नाउ व्हाट इज ओ स्ट्रीम इन सीपीपी? तो हम सीपीपी में मेजर कौन सी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं? क्लास एंड ऑब्जेक्ट। उसी के लिए ओओपी दिया गया है। ओओपी का बेस है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, और उस पर पूरा ओओपी बेस्ड है आपका। तो इसमें ये जो क्लास होता है, क्लास, वो है ये ओ स्ट्रीम। ओ स्ट्रीम इज ए क्लास, वन ऑफ द क्लासेस ओ स्ट्रीम। और इस क्लास के जब हम वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि ओ स्ट्रीम का बना अभी कौन? सी आउट। सी आउट इज वेरिएबल। व्हाट इज डेटा टाइप ऑफ सी आउट? ओ स्ट्रीम। जस्ट लाइक इंट, कैर, फ्लोट जो डेटा टाइप है, उस तरह सीपीपी ने आपको एक और डेटा टाइप दिया है, दैट इज ओ स्ट्रीम। और ओ स्ट्रीम का एक इनबिल्ट वेरिएबल बना के दिया। हमें सी आउट को बनाना नहीं है, सी आउट पहले से बना के रखा हुआ है। बस वो कैसे बना के रखा हुआ है? ओ स्ट्रीम सी आउट, ओके। जस्ट लाइक इंट एक्स, तो x क्या है? वेरिएबल। वैसे ही सी आउट भी क्या है? वेरिएबल। इंट क्या है? डेटा टाइप। वैसे ही
ओ स्ट्रीम भी क्या है, डेटा टाइप। आसान है, फर्क बस इतना है, इंट जो है ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, बेसिक डेटा टाइप है। ओ स्ट्रीम जो है ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, यानी ओ स्ट्रीम एक क्लास है। इंट एक प्रिमिटिव बेसिक सा छोटा सा सिंपल सा डेटा टाइप है, उसके अंदर कुछ नहीं है। वो बेसिक सेल जो होती है अपनी बॉडी की, उससे छोटा कुछ नहीं, इंट वो है। समझ रहे हो नहीं? ठीक है। और फिर ये ओ स्ट्रीम जो है ये हमने डिफाइन किया हुआ एक डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड। बेसिकली दोनों के दोनों क्या है, डेटा टाइप्स है। फर्क क्या है, इंट प्रिमिटिव डेटा टाइप है बेसिक सा, और ओ स्ट्रीम क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। करेक्ट। इसका भी रट्टा मार लेना है। जैसे हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते क्या है, किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। उसके बाद ऑपरेटर ओवरलोडिंग में सीन सी आउट को डिटेल पढ़ेंगे, उनका क्लास स्ट्रक्चर, उनके कंस्ट्रक्टर्स, पब्लिक कंस्ट्रक्टर, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, सीन सी आउट खुद के बना सकते कि नहीं बना सकते, बहुत सी चीज़ें ऑपरेटर ओवरलोडिंग में पढ़नी है। अभी बस ये याद रखो, सी आउट एक वेरिएबल है, क्या नाम है उसके डेटा टाइप का, ओ स्ट्रीम। ओ स्ट्रीम कैसा डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और एक आखिरी स्टेटमेंट, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वाले वेरिएबल्स को कहा जाता है ऑब्जेक्ट। क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट। इसलिए फाइनली व्हाट इज सी आउट, ऑब्जेक्ट। यस, सी आउट इज ऑब्जेक्ट। बट ऑब्जेक्ट का आसान भाषा में मतलब क्या है, वेरिएबल ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। डन, ठीक है, ओके। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो है ये आपके पास होनी चाहिए बस। तो हमने क्या डिसाइड किया, सी आउट जो है वेरिएबल ऑफ ओ स्ट्रीम, वेरिएबल ऑफ ओ स्ट्रीम। व्हाट इज ओ स्ट्रीम, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सीपीपी में ये क्लासेस होते हैं, ये तो ओ स्ट्रीम एक क्लास है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और फिर हमने कहा था वेरिएबल ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। हेंस फाइनली सी आउट इज ऑब्जेक्ट ऑफ ओ स्ट्रीम। क्लियर? ठीक है, सिक्वेंस लागला सगळा, ठीक है। तो अगर इंटरव्यू में पूछा व्हाट इज सी आउट, क्या बताओगे, चलो अपना स्टेटमेंट पहले रेडी कर लो। अगर आपसे पूछा सी आउट क्या है तो क्या बताओगे, वेरिएबल ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। उसके बाद बता सकते हो इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ओ स्ट्रीम। ओ स्ट्रीम डेटा टाइप है, बट डेटा टाइप क्यों बना, क्योंकि वो क्लास है। तो सी आउट इज ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ओ स्ट्रीम। और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है आसान भाषा में, वेरिएबल ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। कॉलेजेस में एक और स्टेटमेंट यूज करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस ऑफ क्लास। बट ये कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि इंस्टेंस वर्ड हमारे लिए नया है। डेफिनेशन क्या होनी चाहिए जिससे वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये वाली डेफिनेशन से क्लियर होती है। देखो, वेरिएबल ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और हमें पता है कि वेरिएबल क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाता है। तो इंस्टेंस ऑफ क्लास सिर्फ कॉलेज में यूज करना है, बाकी कहीं भी यूज करने की उसकी जरूरत नहीं है। इंस्टेंस का ही मतलब होता है ऑब्जेक्ट। समझ गए? ठीक है, सी आउट क्लियर हुआ, क्या है सी आउट ये बात समझ गए कि नहीं? ठीक है, अब देखेंगे कैसे यूज होता है सी आउट। ठीक है, चलो थोड़ी थ्योरी लिख लेते हैं। लिखो, ऊपर टाइटल दो, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस इन सी प्लस प्लस। सगळ्यांनी लिहायचं बरं का, आता सीपीपी चालू झाला, ऑनलाइन वाले लिहा रे। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस इन सी प्लस प्लस, उसमें पहला पॉइंट लिखो आउटपुट इन सीपीपी।
आउटपुट इन CPP. लिखो, we use cout. We use cout in CPP to print some data on console or terminal. To print some data on console or terminal. नेक्स्ट लाइन पे लिखो, cout is a variable of. cout is a variable of class OStream. फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू करना. वेरिएबल्स ऑफ क्लास आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स. Variables of class are called objects. Full stop. Hence, cout is an object of type OStream. Cout is an object of type OStream. हो गया? ठीक है. अब समझते हैं हाउ टू यूज cout. ठीक है, वो हम कल देखेंगे. टुमारो वी विल स्टार्ट विथ हाउ टू यूज cout. ओके, चलो अब कल मिलते हैं शाम को अगेन एट 6 PM. चलो थांबवा आपण आज. बा काही शंका असेल कोणाला ऑनलाईन वाले तर मला मेसेज करू शकता. सी ची लेक्चर्स अवेलेबल झालेली आहेत, ती बघून घ्या. ओके, लिंक ग्रुपवरती आलेली आहे. काही शंका असेल मला विचारा. जुन्या स्टुडंट्सचे नोटबुक घेऊन रेफर केलं तरीही चालेल. ठीक आहे, चला थांबू आपण आज.